चाहा है तुझको, चाहेंगे तुझको। एपिसोड 8। 15 अगस्त का दिन आ गया था। सुबह 10 बजे फ्लैग होस्टिंग होनी थी, लेकिन नैना और उसके साथियों ने सुबह सुबह ही जाकर लाला और उसके साथियों के खिलाफ सारे सबूत आर्मी को दिखा दिए और कोर्ट में जमा भी करवा दिए। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अभिमन्यु ने राज के जिंदा होने और उसने अब तक जो कुछ भी किया सब कुछ ब्रिगेडियर चंदोक को जाकर बताया और साथ ही आतंकवादियों का पूरा प्लान भी बता दिया। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि लाला को इसकी ज़रा सी भी भनक ना पड़े कि उसकी पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। शेरी भी नैना और बाकी सबके पास नैना के हेडक्वार्टर पर पहुंच गई। वो सभी लोग रेड फोर्ट जाने के लिए तैयार थे। कुछ देर में उन सबको रिपोर्ट करना था। सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। अभिमन्यु ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, नैना, आज हमारा मकसद पूरा होने जा रहा है। नैना अपने ख्यालों में खोई हुई थी और नवीन के जाने के बाद से केएमए के अपने सफ़र को याद कर रही थी। अभिमन्यु की बात सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई और आंखों में आए आंसुओं को छुपाते हुए बोली, हाँ सर, मकसद तो पूरा हो रहा है। बस एक अफसोस है मन में कि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ा। अभिमन्यु को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि नैना के मन में नवीन और राजवीर को खोने का दुख उभर रहा है। उसने मन ही मन कहा, नैना, बस कुछ वक्त और, उसके बाद तुम्हारा राज तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारे पास होगा। अभिमन्यु नैना के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, नैना, अगले पल क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता, इसलिए निराश मत हो, बस अपना फर्ज निभाओ। नैना ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। नैना की बात सुनकर अभिमन्यु बात घुमाते हुए बोला, मतलब कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ये कहकर अभिमन्यु ने गाड़ी रेड फोर्ट की तरफ ले ली। रेड फोर्ट पहुंचकर सभी ने रिपोर्ट किया और अपनी अपनी पोजीशन ले ली। सभी अपनी अपनी टीम को अच्छे से लीड कर रहे थे, साथ ही एक दूसरे से लगातार टच में थे। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री और बाकी मिनिस्टर्स, जिनमें लाला भी शामिल था, रेड फोर्ट पहुंच गए। लाला को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी करतूतें सामने आ चुकी हैं। रेड फोर्ट से लगभग 1 किलोमीटर पहले से ही सब अपनी तैनाती में थे और आसपास होने वाली हर हरकत पर पैनी नज़र बनाए हुए थे। वो सब लगातार एक दूसरे के कांटेक्ट में थे और आपस में एक एक पल की खबर दे रहे थे। फ्लैग होस्टिंग में आने वाले कुछ लोगों के हाव भाव पर आलेख को शक हुआ और उसने बाकी सबको इसके बारे में आगाह कर दिया। फ्लैग होस्टिंग से लगभग आधा घंटे पहले रेड फोर्ट के ऊपर कुछ फाइटर जेट्स की गतिविधि दिखना शुरू हो गई। ये देखते ही सब चौकन्ने हो गए। तभी वहाँ फायरिंग स्टार्ट हो गई। आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, पर पहले से जानकारी होने के कारण हमारी सेना भी पूरी तरह तैयार थी। हमारी सेना ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। आर्मी की एक टीम प्राइम मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टर्स और सिविलियंस को कवर देकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा रही थी। वहीं बाकी सब आतंकवादियों को पकड़ने में लगे हुए थे। वहीं रास्ते में हुड्डा ने पीएम को एक माइक्रोफोन दिया और कहा, सर, आप ये माइक्रोफोन लगा लीजिए, जिससे कोई ज़रूरत पड़ने पर हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। पीएम ने हाँ में सर हिलाया और सबके साथ चले गए। इंडियन आर्मी आतंकवादियों पर भारी पड़ रही थी। तभी एक आतंकवादी ने दुश्मनों से कड़ा मुकाबला कर रही नैना पर गोली चला दी। तभी किसी ने नैना को अपनी तरफ खींच लिया और उस आतंकवादी को गोली मार दी। अचानक से खींचने की वजह से नैना की आंखें बंद हो गई थीं, पर तभी उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था। उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थीं। वो एक टक नैना को देख रहा था और नैना भी खुद को उसे देखने से रोक नहीं पा रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। एकदम से नैना के मुंह से निकल गया, कैप्टन राजवीर। उसने उस आदमी के चेहरे पर बंधा कपड़ा हटाया और एकटक देखती रह गई। उसके सामने राज ही खड़ा था। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उनके लिए वो पल वहीं ठहर गया था।
चेहरों पर कोई भाव नहीं, बस आंखों में भरपूर प्यार और सुकून। दूसरी तरफ लाला मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। अब बस कैसे भी करके उसे खुद को मरा हुआ दिखाना था। वह प्रधानमंत्री के पास गया और बोला, सर, मैं खुद बाहर जाकर चीज़ें देखना चाहता हूँ और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना चाहता हूँ। लाला की बात सुनकर प्रधानमंत्री बोले, आप पूरी तरह से तैयार हैं इस कदम के लिए, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। प्रधानमंत्री की बात सुनकर लाला मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा, खतरा तो आप सबके लिए है, मेरी तो लॉटरी की चाबी है। वो फिर से नाटक करते हुए बोला, सर, हम इस देश के संचालक हैं, हम ऐसे डरकर नहीं बैठ सकते। अगर हम घबराएंगे तो देशवासियों और सेना को हिम्मत कैसे मिलेगी। इसलिए चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो, चाहे मेरी जान पर क्यों ना आ जाए, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। वेरी गुड लाला साहब, मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। पीएम ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा और लाला वहाँ से बाहर आ गया। बाहर का नज़ारा देखकर वो मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि उसे अपनी मंजिल बहुत करीब नज़र आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक एक करके नैना के सभी दोस्त आ गए और राज को देखकर शॉक्ड रह गए। कुछ देर तो उन सबको कुछ समझ ही नहीं आया, पर फिर उन्होंने होश संभाले और राज के गले लग गए। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अपने आंसू पोंछते हुए यूडी बोला, सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप हमारे सामने हैं, वो भी जिंदा। तभी यूडी की बात को आगे बढ़ाते हुए हुड्डा बोला, यस सर, लेकिन आप ब्लास्ट से बचे कैसे। उन सभी की आंखों में बहुत सारे सवाल थे, जिसे भांपते हुए राजवीर बोला, मुझे कैप्टन अभिमन्यु राय चौहान ने बचाया था हुड्डा। राजवीर की बात सुनकर सब हैरान रह गए। तभी राजवीर बोला, कैसे बचाया ये बाद में बताऊंगा, अभी हमें मिशन का आखिरी स्टेप पूरा करना है। हमें उस लाला को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करना है। राज की बात सुनकर सभी ने हाँ में सर हिलाया। राज ने एक नज़र नैना को देखा, जो बस उसे ही देखे जा रही थी, और फिर वहाँ से चला गया। राज के जाते ही पूजा नैना से शरारती अंदाज में बोली, ओए नैना, अब तो खुश हो जा, अब तो तेरा शाहरुख भी वापस आ गया है। उसकी बात सुनकर सबके चेहरों पर एक मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी ने सभी आतंकवादियों को मार गिराया था। लाला ये सब देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने सोचा, ये आर्मी वालों को कैसे हमले की खबर लग गई और इन्होंने सब कुछ इतनी जल्दी कंट्रोल में कैसे कर लिया। पर फिर खुद को ही समझाते हुए बोला, अरे ये आर्मी वाले भी हाथ में दही जमाए थोड़ी बैठेंगे, कुछ तो करेंगे ही ना। बस अब मुझे तो अपने ऊपर चलने वाली गोली का इंतज़ार है। वहीं आर्मी ने लगभग सारे आतंकवादियों को मार गिराया था और बचे हुए को गिरफ्तार कर लिया था। तुरंत ही रेड फोर्ट पर सारी चीज़ें सही होने लगी और कुछ ही देर में पीएम के साथ सारे मंत्री और सिविलियंस बाहर आ गए। शेरी भी उन सब के साथ बाहर आ गई। ये सब देखकर लाला घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है। प्लान के मुताबिक तो अब तक मुझ पर हमला हो जाना चाहिए था, पर यहाँ का माहौल देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लाला ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अपने आदमियों से फ़ोन पर बात करने लगा। वहीं प्रधानमंत्री फ्लैग होस्टिंग करने के लिए आगे बढ़े। तभी ब्रिगेडियर चंदोक उन्हें रोकते हुए बोले, रुकिए सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। उनकी बात सुनकर प्रधानमंत्री बोले, कहिए। ब्रिगेडियर अपनी बात पूरी करते हुए बोले, सर, इस झंडे की शान तब तक खतरे में है जब तक हमारे घर में ही देशद्रोही छुपे हुए हैं। उनकी बात सुनकर प्रधानमंत्री चौंकते हुए बोले, आप कहना क्या चाहते हैं ऑफिसर। सर, एक देशद्रोही के यहाँ मौजूद होते हुए आज़ादी के जश्न को मनाना क्या ठीक होगा, क्यों लाला साहब। ब्रिगेडियर चंदोक ने लाला की तरफ देखकर कहा। यह सुनकर लाला सन्न रह गया। तभी पीएम बोले, ये आप क्या कह रहे हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ब्रिगेडियर चंदोक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। वो सभी सबूत प्रधानमंत्री को दिखाते हैं और सारी बात बताते हैं। लाला गुस्से और घबराहट से तिलमिलाते हुए बोला, ये सब झूठ है और ये सबूत भी नकली हैं। तभी भीड़ के बीच से एक आवाज़ आई, ये सबूत नकली हैं, पर क्या आपका कन्फेशन भी नकली है, जो इस वक्त पूरा देश टीवी पर देख रहा है। पापा,
लाला एकदम चौंक गया क्योंकि उसके सामने उसकी बेटी शरी खड़ी हुई थी। क्या होगा राज और उसके साथियों का अगला कदम? क्या इस बार भी लाला खुद को बचा पाएगा? आगे की कहानी देखने के लिए देखते रहिए चाहा है तुझको चाहेंगे तुझको कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल द स्टोरी करी पर। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।